खबर तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह फिल्म है सौतन। यह फिल्म 1983 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर आई थी। यह एक पारिवारिक और संवेदनापूर्ण फिल्म थी जिसने दर्शकों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। इस फिल्म के निर्देशक थे सावन कुमार और इस फिल्म की मुख्य भूमिका राजेश खन्ना, टीना मुनीम और पद्मिनी कोल्हापुरी ने निभाई थी, जबकि खलनायक की भूमिका में थे प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा का एक डायलॉग उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ था, मैं वह बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। इस फिल्म में शशिकला, श्रीराम लागू आदि ने सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म में कई बेहतरीन नृत्य और संगीत का समावेशन किया गया था। इस फिल्म के संगीतकार थीं उषा खन्ना और फिल्म के गानों को स्वरबद्ध किया था किशोर कुमार, लता मंगेशकर और अनुराधा पौडवाल ने। इस फिल्म के श्रुति मधुर गानों की प्रमुख गानों में से प्रथम कुछ पंक्तियां को मैं आपके आनंद के लिए गुनगुनाता हूँ। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। क्या कहा, दोहराओ इसे। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। मेरी पहले ही तंग थी चोली, ऊपर से आ गई बैरन होली, जुलम तूने कर डाला, प्यार में रंग डाला। हो मैं तो शर्म से पानी पानी होली, तुझे सिलवा दूंगा नई चोली कि अब तू 16 बरस की होली, जुलम तूने कर डाला, प्यार में रंग डाला। हो कि बिन बंदूक चल गई गोली, मैं तो शर्म से पानी पानी होली। जब अपने हो जाए बेवफा तो दिल टूटे, जब दिल टूटे तो रोए क्यों, जब दिल टूटे तो रोए क्यों, हम नाचे क्यों नहीं, हम गाए क्यों नहीं। जब अपने हो जाए बेवफा तब दिल टूटे। अरे सासू तीरथ ससुरा तीरथ, सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, दुनिया की सब तीरथ छूटे चारों धाम घर वाली है, चारों धाम घर वाली है। मैं तेरी छोटी बहना हूँ, मैं तेरी छोटी बहना हूँ, समझना मुझको सौतन हो, समझना मुझको सौतन। श्याम तेरे हैं तेरे रहेंगे, श्याम तेरे हैं तेरे रहेंगे,
मैं तो उनकी जोगन, समझना मुझको सौतन, समझना मुझको सौतन। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म सौतन की पूरी कहानी। फिल्म सौतन की शुरुआत समुद्र के एक दृश्य से होती है। थोड़ी देर बाद समुद्र में कुछ जहाज नजर आता है। इस जहाज से मॉरिशस से श्याम, जिसकी भूमिका राजेश खन्ना ने निभाई है, भारत आता है। यहाँ आते ही पुलिस उसे पकड़ लेती है और अदालत में पेश करती है। अदालत में प्रतिपक्ष का वकील श्याम पर अपनी 2 प्रेमिकाओं का दिल तोड़कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाता है। श्याम बड़ी चतुराई से अपने ऊपर लगाए आरोप का जवाब देता है, जिसे सुनकर अदालत उसे बेगुनाह मानते हुए रिहा कर देता है। श्याम मॉरिशस में मछली का धंधा करता है। एक दिन गोपाल नाम का एक व्यक्ति, जिसकी भूमिका श्री राम लागू ने निभाई है, इससे मिलकर अपना नाम गोपाल बताते हुए अखबार में छपे एक विज्ञापन का हवाला देकर अकाउंटेंट के रूप में काम मांगता है। श्याम विज्ञापन में छपी साक्षात्कार की तिथि 2 दिन बाद होने की बात कहकर गोपाल को उस दिन ही आने के लिए कहता है। इस पर गोपाल यह कहते हुए कि अगले दिन आने पर उसे काम नहीं मिलेगा क्योंकि वह हरिजन है। इसके साथ ही वह श्याम से अपनी बेटी होने और उसके 2 दिनों से भूखा रहने की बात बताता है कि आज अगर इसे नौकरी नहीं मिलेगी तो इतने दिनों से भूखे रहने की वजह से इसकी बेटी की जान भी शायद न बचे। तब श्याम उसे नौकरी दे देता है। साथ ही वह गोपाल को कुछ रुपये पेशगी देते हुए पहले बेटी के संग कुछ खाना खा लेने के लिए कहता है, ताकि अगले दिन आकर यहाँ पूरे उत्साह और उमंग के साथ वह काम कर सके। गोपाल जब अपनी बेटी राधा, जिसकी भूमिका पद्मिनी कोल्हापुरी ने निभाई है, के पास लौट कर आता है और उसे नौकरी मिलने के साथ ही अपने मालिक श्याम बाबू द्वारा खाने के लिए पेशगी रुपये दिए जाने की बात बताते हुए उसे बहुत अच्छा आदमी बताता है, तब राधा भावुक होकर श्री कृष्ण की मूर्ति के पास आकर इस बात के लिए धन्यवाद देती है कि उसने इसके पिता को नौकरी दिलवा दी। वहाँ से आकर वह अपने पिता से कहती है कि वह ऐसे नेक आदमी को देखना जरूर चाहेगी। श्याम को धन कमाकर बड़ा आदमी बनने का धुन सवार है। इसी क्रम में वह एक बैंक के मैनेजर राय साहब प्राणनाथ, जिसकी भूमिका प्राण ने निभाई है, के पास लोन लेने चला जाता है। बैंक मैनेजर राय साहब प्राणनाथ उससे कहता है कि यह उसके साहस और मेहनत का कायल है, लेकिन बैंक सिर्फ इस आधार पर किसी को लोन नहीं दे देती है। हाँ, अगर बड़े अधिकारी चाहे तो वह नियम को शिथिल कर इस मामले में उसकी मदद कर सकते हैं। फिर वह श्याम को अपने बंगले पर आयोजित होने वाले एक पार्टी में आने का निमंत्रण देते हैं। यहाँ श्याम की मुलाकात उसकी दूसरी पत्नी रेणु प्राणनाथ, जिसकी भूमिका शशिकला ने निभाई है, और उसके भाई संपत लाल, जिसकी भूमिका प्रेम चोपड़ा ने निभाई है, से होती है। संपत श्याम पर तरह तरह की फप्तियाँ कसकर उसका उत्साह भंग करने का प्रयास करता है। तभी वहाँ राय साहब प्राणनाथ की बेटी रुक्मिणी उर्फ रुकू, जिसकी भूमिका टीना मुनीम ने निभाई है, आ जाती है और श्याम को यह कहते हुए अपने साथ घूमने ले जाती है कि कल शाम से ही पिताजी आपकी तारीफ कर रहे हैं। बातों ही बातों में दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। जब दोनों वापस घर लौटते हैं तो दोनों का खुशी से भरा चेहरा देखकर संपत अपने बहनोई से कहता है कि लगता है कि इस दोनों के बीच प्यार हो रहा है। उसका बहनोई राय साहब प्राणनाथ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देकर श्याम से उसकी लोन पक्की होने की बात बताता है, लेकिन श्याम कहता है कि अब उसे इस लोन की ज़रूरत नहीं है और वहाँ से चला आता है। वहाँ से आकर श्याम अपना काम पर ध्यान देने लगता है। तभी श्याम का अकाउंटेंट गोपाल वहाँ आ जाता है। उसे बताता है कि एक ट्रस्ट इसे सस्ते दर पर लोन देने के लिए तैयार हो गया है। तब श्याम भविष्य की योजना बनाते हुए गोपाल को बताता है कि वह बड़ा आदमी बनना चाहता है, क्योंकि उसके पिता और चाचा का ख्वाब एक घर बनाने का था, लेकिन उसका ख्वाब पूरा होता है इससे पहले ही वो दोनों चल बसे। इसके बाद उसने एक बड़ा बंगला बनाया है। फिर वह गोपाल से कहता है कि वह चाहता है गोपाल अपनी बेटी के साथ वहाँ आकर रहे। इस पर गोपाल खुद के हरिजन होने की बात बताता है, लेकिन श्याम उससे कहता है कि वह इस बात को नहीं मानता और अगर गोपाल और उसकी बेटी यहाँ आकर नहीं रहने लगेगी तो उसे यह अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद गोपाल अपनी बेटी राधा को लेकर श्याम के साथ उस बंगले में रहने आ जाता है। राधा मन ही मन श्याम को चाहने लगती है। दूसरी तरफ श्याम और रुक्मिणी का प्यार भी परवान चढ़ने लगता है। होली के दिनों में खूब मस्ती करते हैं और एक दूसरे पर रंग डालते हैं। एक दिन रुक्मिणी श्याम से कहती है कि उसके मम्मी ने उसे चाय पर बुलाया है। श्याम जब उसके चाय के बुलावे पर उससे मिलने जाता है तब रुक्मिणी की सौतेली माँ अपने भाई संपत के साथ बैठी हुई होती है। रुक्मिणी की सौतेली माँ और उसका भाई चंपत रुक्मिणी को घर के अंदर भेज देती है और श्याम से कहती है कि रुक्मिणी से उसकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि इसकी हैसियत रुक्मिणी वाली नहीं है। तभी रुक्मिणी का पिता राय साहब प्राणनाथ वहाँ आकर अपनी पत्नी और उसके भाई संपत से कहता है कि घर आए मेहमान का वह इस प्रकार से अपमान नहीं करे। फिर वह बताता है कि उसने रुक्मिणी की शादी श्याम से करने का मन बना लिया है। रुक्मिणी का पिता राय साहब प्राणनाथ रुक्मिणी और श्याम की सगाई बड़े धूमधाम से करते हैं। श्याम यहाँ अपने साथ अपने अकाउंटेंट गोपाल को भी लेकर आता है। यहाँ राय साहब प्राणनाथ का साला संपत गोपाल से कहता है कि श्याम दरअसल रुक्मिणी को अपने प्यार में फंसाकर इसकी संपत्ति हड़पना चाहता है, लेकिन यह होने वाला नहीं है क्योंकि यह वह बला है जो पत्थर को शीशे से फोड़ता है।
श्याम को हरगिज ऐसा नहीं करने देगा। गोपाल श्याम के ऐसा नहीं होने और रुक्मिणी से उसके प्यार को सच्चा होने की बात बताता है। शादी से पहले एक दिन रुक्मिणी जब श्याम से मिलने उसके ऑफिस में आती है, तब यहाँ श्याम का अकाउंटेंट गोपाल भी आ जाता है। रुक्मिणी को जब उसके हरिजन होने की जानकारी मिलती है तो उसके मन में उसके प्रति उसका सोया हुआ नफरत जाग जाता है, जिस नफरत को उसकी सौतेली माँ ने बचपन में ही उसके मन में भर दिया था। तब वह गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है। गोपाल जब ऑफिस से घर आकर अपनी बेटी राधा को यह बात बताता है, तब राधा अपने भगवान गोपाल की मूर्ति के पास जाकर प्रार्थना करती है कि श्याम की शादी गोपाल से करवा दे और इसे राधा के रूप में श्याम की पूजा करने का अवसर प्रदान करे। उसकी प्रार्थना सुन ली जाती है और एक दिन रुक्मिणी पिछली सारी बातों को भुलाकर श्याम से शादी करने की बात करती है। इसके बाद श्याम और रुक्मिणी की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। श्याम चाहता है कि जल्दी उसे एक बच्ची हो जाए, हालांकि रुक्मिणी ऐसा नहीं करना चाहती, वह अभी श्याम के प्यार में ही डूबी रहना चाहती है। शादी के दूसरे ही दिन श्याम के ऑफिस में कुछ विदेशी काम के सिलसिले में आ जाते हैं। श्याम का अकाउंटेंट गोपाल श्याम से उसे अगले दिन बात करने के लिए कहता है, लेकिन श्याम उसे ज़रूरी बात बताकर उसी दिन रात में उससे व्यापार की बात करने लगता है। जब काफ़ी रात बीत जाती है तब गोपाल उस विदेशी आगंतुक से यह कहकर कि अगर वह बुरा नहीं माने तो इस बातचीत को कल के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि श्याम की शादी एक ही दिन पहले हुई है और उसकी पत्नी वहाँ उसका इंतजार करती होगी। विदेशी आगंतुक के मान जाने के बाद जब श्याम अपना घर आता है तो यहाँ रुक्मिणी को रूठा हुआ पाता है, हालांकि वह बड़े जतन से रुक्मिणी को मना लेने में सफल हो जाता है। श्याम और रुक्मिणी यानी रुक्कू खूब मस्ती से अपना जीवन जी रहे हैं। श्याम रुक्कू से जल्दी ही अपने घर में एक संतान जन्म देने के लिए कहता है। वह कहता है कि एक संतान खासकर बेटी का अगर उसके घर में जन्म हो जाता है तो यह घर खुशियों से भर जाएगा। दूसरी तरफ संपत की बहन रेणु संपत से कहती है कि श्याम ने रेणु को अपने प्यार में फंसाकर हम लोगों के रास्ते में कांटा बो दिया है, अब सारी संपत्ति का मालिक वही हो जाएगा। इस पर संपत कहता है कि उसके रहते श्याम ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह यह बला है जो पत्थर को शीशे से तोड़ता है। इस पर रेणु कहती है कि रुक्कू ने तो श्याम के प्यार में पड़कर अब यहाँ आना भी छोड़ दिया है। तभी रुक्कू एक कार से उतरकर वहाँ आ जाती है। रुक्कू अपनी सौतेली माँ रेणु और मामा संपत से खूब आह्लादित होते हुए मिलती है और कहती है कि श्याम के साथ बड़े प्यार से रह रही है। फिर वह इसे यह बात भी बता देती है कि श्याम चाहता है कि जल्दी उस घर में एक बेटी का जन्म हो जाए। इस पर रुक्कू की सौतेली माँ रेणु उसे कहती है कि ऐसा गलती हरगिज नहीं करना, और यह बात मैं तुम्हें अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ कि संतान के आते ही श्याम तुमसे मोहब्बत करना कम कर देगा और अपनी बेटी से ज़्यादा मोहब्बत करेगा। साथ ही वह यह भी बताती है कि जल्दी बच्चा होने से उसका फिगर खराब हो जाएगा। वैसे अभी कुछ दिन मस्ती करने के लिए कहती है और क्रम में वह उसे हनीमून विदेश में मनाने के लिए 2 टिकट खरीद कर दे देती है। रुक्कू हवाई जहाज की इस टिकट को लेकर श्याम के पास खुशी खुशी आती है और उसे हनीमून पर जाने के लिए विदेश जाने की बात कहती है। श्याम को जब यह पता चलता है कि इस टिकट के पैसे उसकी सौतेली माँ रेणु ने दिए है, तब वह यह कहते हुए रुक्कू को यह टिकट लौटा देने के लिए कहता है कि जब वह अपने पैसे हो जाएंगे तब दोनों हनीमून मनाने विदेश जाएंगे। रुक्कू इस टिकट को लौटाने पर अपनी सौतेली माँ रेणु और मामा संपत के बुरा मान जाने की बात कहती है, लेकिन श्याम अपनी बात पर अड़ा रहता है। इसे लेकर रुक्कू और श्याम के बीच बात बढ़ने लगती है। तभी रुक्कू की सौतेली माँ रेणु अपने भाई संपत के साथ वहाँ आ जाता है और यह कर श्याम और रुक्कू के बीच की लड़ाई की आग को और भड़का देती है कि जब तक तुम्हें पैसे होंगे तब तक क्या रुक्कू अपने सारे अरमानों को तिलांजलि देकर तुम्हारे पास पैसे होने का इंतजार करती रहेगी। इसके बाद वे दोनों रुक्कू का मन बहलाने की बात कहकर रुक्कू को अपना घर ले आती है और उसे श्याम के विरुद्ध खूब भड़काते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद श्याम विदेश जाने के लिए हवाई जहाज का 2 टिकट खरीदकर खुशी खुशी घर आता है। रुक्कू से कहता है कि वे दोनों हनीमून मनाने विदेश जाएंगे, क्योंकि विदेश में अपने काम के सिलसिले में एक मीटिंग है। यह सुनकर रुक्कू भड़क जाती है और श्याम से कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना है तो चले जाओ, पहले अपना काम कर लो, इसके बाद कभी दोनों हनीमून मनाने विदेश जाने के बारे में सोचेंगे। श्याम पहले तो रुक्कू को मनाता है और उसके नहीं मानने पर उसका टिकट फाड़कर वहीं फेंक देता है और अकेले ही काम के सिलसिले में विदेश चला जाता है। इधर रुक्कू अपने मायके चली आती है, जहां इसकी सौतेली माँ रेणु और मामा संपत इससे श्याम के विरुद्ध भड़काते रहता है। विदेश से लौटकर श्याम अपने कार्यालय में काम कर रहा होता है, तभी उसका अकाउंटेंट गोपाल वहां आ जाता है। श्याम भूख लगने की बात कहकर गोपाल को भी अपने साथ अपने घर ले आता है और अपने बेडरूम में ही बैठकर गोपाल के साथ खाना खाने लगता है। तभी रुक्कू अपने मायके से वहां आ जाती है और गोपाल को श्याम के साथ बेडरूम में खाना खाते देख उसके अछूत होने को लेकर भड़क जाती है और उसका अपमान करती है। इसके बाद गोपाल व्यथित मन से वहां से चला आता है। एक दिन गोपाल श्याम के साथ कार्यालय में काम कर रहा होता है, तभी उसकी बेटी राधा का फ़ोन आता है। फ़ोन पर राधा अपने पिता गोपाल को बताती है कि उसने जिस लाइब्रेरी में काम करना शुरू किया था, आज उसे इसकी पहली तनख्वाह मिल गई है। यह चाहती है कि इस अवसर पर वह श्याम बाबू और उसकी पत्नी रुक्मिणी जी को अपने यहाँ खाना पर आमंत्रित करे। तब गोपाल श्याम बाबू से पूछकर उसे बताने की बात करता है। श्याम उसके आमंत्रण को स्वीकार कर लेता है।
श्याम अपने अकाउंटेंट गोपाल की बेटी के नौकरी के पहले तनख्वाह मिलने की खुशी में इसके सम्मान में दिए जा रहे भोज में शामिल होने के लिए रुक्मिणी यानी रुकू को आग्रह करता है, लेकिन रुक्मिणी इसके इस आग्रह को ठुकरा देती है। अगले दिन श्याम अकेले ही अपने सम्मान में दिए गए भोज को लेकर गोपाल का घर आता है। यहाँ उसकी मुलाकात उसकी बेटी राधा से होती है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद दोनों काफ़ी घनिष्ठ हो जाते हैं। राधा उसके रुक्मिणी के नहीं आने को लेकर सवाल करती है। तब श्याम उसे रुक्मिणी की तबीयत खराब होने की बात बताता है, लेकिन उसके द्वारा सही तथ्यों को छिपाए जाने की बात को राधा भांप जाती है और श्याम से कहती है कि मुझे लगता है कि आप बड़े तनाव से गुजर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सारा तनाव मुझे दे दें और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जिएं। इस पर श्याम कहता है कि लोगों को अपने तनाव से खुद ही निपटना चाहिए। इसके बाद सब साथ में खाना खाते हैं और श्याम वहाँ से वापस चला आता है। रुकू जब अछूत गोपाल की बेटी द्वारा श्याम के सम्मान में भोज दिए जाने और श्याम के उस भोज में शामिल होने की बात अपनी सौतेली माँ रेनू और मामा संपत को बताती है, तो वह दोनों इसे राधा और श्याम के संबंध को लेकर खूब भड़काते हैं। एक दिन श्याम जब शाम में दफ्तर से अपना घर जा रहा होता है तो रास्ते में बड़ा तूफान आ जाता है, जिसमें वह राधा के घर के पास से गुजर रहा होता है। तब दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। श्याम के दुर्घटनाग्रस्त होने पर राधा वहां आ जाती है और श्याम को संभाल कर अपने ऊपर के कमरे में ले जाती है। यहाँ वह उसके घाव की मरहम पट्टी करती है। इसके बाद श्याम अपने घर जाने की बात करता है। तब राधा उसे यह कहकर वहाँ रोकने के लिए कहती है कि वह पहले ही से तूफान में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और तूफान अभी थमा नहीं। ऐसे में आप रात यहीं गुजार लें और सुबह होने पर यहाँ से अपना घर जाएं। राधा के अकेली होने को लेकर श्याम वहाँ रुकना नहीं चाहता। रुकने पर बदनामी हाथ लगने का डर बताता है। इस पर राधा गोपाल जिसकी वह पूजा करती है उसकी मूर्ति को दिखाते हुए कहती है कि इससे तो बड़ा कोई गवाह नहीं। तब श्याम रात में वहाँ रुक जाता है। सुबह कोई इसका दरवाज़ा खटखटाता है। जब राधा दरवाज़ा खोलते हुए आगंतुक से किससे मिलने आने को लेकर सवाल करती है, तब वह श्याम से मिलने की बात कहकर अंदर चला जाता है। वह आगंतुक कोई और नहीं बल्कि रुकू का मामा संपत है। श्याम से मिलकर वह राधा के संग रात बिताने का उस पर लांछन लगाता है, जिसे सुनकर श्याम उसे वहाँ से भगा देता है। श्याम के पास से आकर संपत रुकू से मिलकर उसे श्याम के राधा के संग रात गुजारने की बात बताता है। संपत से यह बात सुन रुकू अपना मैके चली आती है। श्याम जब घर में रुकू को नहीं पाकर उसे लेने ससुराल आता है तो उसे यहाँ रुकू के बीमार होने की जानकारी मिलती है। यहाँ डॉक्टर उससे बताती है कि उस दिन बच्चा नहीं होने के लिए रुकू ने एक ऑपरेशन करवाया था, जिसमें कुछ एहतियात बरतनी ज़रूरत थी, लेकिन आप लोगों ने यह एहतियात नहीं बरता, जिसके कारण इसमें इन्फेक्शन हो गया है। मुझे अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि रुकू अब कभी माँ नहीं बन पाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर श्याम को रुकू पर काफ़ी गुस्सा आता है और अपना घर आकर अपने माँ पिता की तस्वीर के आगे इस घटना को लेकर पछताने लगता है। तभी रुकू की माँ रेनू और मामा संपत वहाँ आ जाते हैं और श्याम से कहते हैं कि यहाँ रुकू बीमार है, तुम इस मुर्दा तस्वीर के आगे नाटक कर रहे हो। तब तक रुकू भी वहाँ आ जाती है और श्याम से कहती है कि वह तो सिर्फ कुछ महीने के लिए बच्चा नहीं चाहती थी, इसलिए अपनी सौतेली माँ रेनू और मामा संपत के कहने पर एक छोटी सी सर्जरी करवाई थी, लेकिन मेरी लापरवाही से वह इतना बड़ा नासूर बन गया कि अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। इसका मुझे बेहद अफसोस है। इसके बाद वह श्याम को लेकर अपने मायके लौट आती है। यहाँ एक दिन रुकू की सौतेली माँ रेनू और मामा संपत रुकू की अनुपस्थिति में श्याम पर यह कहकर तंज कसती है कि यह तो रुकू को एक गाड़ी तक खरीद कर नहीं दे सकता है, हम लोगों ने इसे एक गाड़ी दी है। तब तक रुकू के पिता राय बहादुर प्राणनाथ वहाँ आ जाते हैं और अपनी पत्नी रेनू तथा साला संपत को अपने दामाद से इस तरह की बातें करने को लेकर धिक्कारते हैं। इसके बाद वह श्याम से कहकर रुकू को इसके बिजनेस में पार्टनर बना देता है। साथ ही वह श्याम को अपने व्यवसाय को बड़ा करने के लिए एक बड़ी राशि भी देता है। इस पैसे से नए शिप खरीद कर श्याम अपने बिजनेस को काफ़ी बढ़ा लेता है। उसकी आमदनी भी काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन अपनी सौतेली माँ रेनू और मामा संपत के बहकावे में आकर रुकू अक्सर श्याम से लड़ती रहती है। एक दिन तो दोनों के बीच का झगड़ा इस कदर बढ़ा कि रुकू ने श्याम से यहाँ तक कह दिया कि वैसे अब तभी प्यार करेगी जबकि वह पहले ही की तरह मछुआरे वाली स्थिति में पहुँच जाएगा। इसके बाद जब श्याम अपना दफ्तर जाता है तो वहाँ वह अपने अकाउंटेंट गोपाल को काफ़ी परेशान पाता है। गोपाल उसे बताता है कि उसकी नई शिप डूब गई और इस पर सवार सारे लोग और सामान भी डूब गए। वह इस शिप का इंश्योरेंस फेल हो जाने के लिए भी अफसोस जताता है। श्याम इस सदमे में डूबा हुआ अपना घर आता है तो रुकू को एक पार्टी करने के लिए क्लब में जानते के लिए सस्ते संवरते देखता है। वह रुकू से कहता है कि इसका शिप डूब गया है और उस पर जहाज सवार सभी लोग डूब गए हैं। तब रुकू कहती है कोई बात नहीं, इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे। इस पर श्याम उसे बताता है कि शिप का इंश्योरेंस भी फेल हो गया था। तब रुकू श्याम को यह कहकर ताना मारती है कि जिसका अकाउंटेंट गोपाल की तरह रहेगा उसका यही हाल होगा। फिर वह श्याम के साथ इस शिप में डूबने वाले परिवार को ढाढ़स बंधाने की जगह अपने पूर्व निर्धारित पार्टी में चली जाती है। रुकू के इस व्यवहार से पूरी तरह टूट चुका श्याम अपने मन का भार दूर करने के लिए राधा से मिलने जाता है। राधा और श्याम की इस मुलाकात को रुकू का मामा संपत देख लेता है और फिर वह श्याम और रुकू के बीच झगड़ा और बढ़ाने के उद्देश्य से
रुकू को इस बात की जानकारी दे देता है। रुकू को इस बात की जानकारी मिलने से काफ़ी दुख होता है। फिर वह इसे अपने आँखों से देखने की बात करती है। रुकू का मामा दूर से श्याम और राधा को साथ आते दिखाई देता है और रुकू को एक योजना पर काम करने के लिए कहता है। इस योजना के अंतर्गत श्याम और राधा के वहाँ से निकल जाने के बाद रुकू गोपाल को अपने जन्मदिन की पार्टी में राधा के साथ आने के लिए आमंत्रित करती है। जब गोपाल रुकू के पिछले दुर्व्यवहार का स्मरण कर कुछ सोचने लगता है कि वह इस पर हाँ कहे या ना, तब रुकू बोल उठती है कि अगर वे दोनों इसकी पार्टी में नहीं आएंगे तो इसे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि इस बहाने वह इसके साथ पूर्व में किए गए अपने दुर्व्यवहार का प्रायश्चित भी करना चाहती है। तब गोपाल रुकू को उसकी पार्टी में आने का वचन दे देता है। पार्टी में जैसे ही गोपाल और राधा आते हैं वैसे ही तय योजना के अनुसार रुकू उन दोनों की बेइज्जती शुरू कर देती है। वह राधा पर श्याम को बहलाकर उसके साथ रंगरेलियां मनाने का आरोप लगाती है। फिर वह श्याम का हाथ राधा के सिर पर ले जाकर श्याम को राधा की कसम देते हुए यह बताने के लिए कहती है कि वह राधा से प्यार करता है या नहीं। इस पर श्याम हाँ कहता है। श्याम के हाँ कहने पर वह पूरी तरह से बिभर जाती है और श्याम के साथ राधा और गोपाल को बड़ी बुरी बातें कहते हुए वहाँ से अपने मायके चली आती है। गोपाल और राधा भी व्यथित मन से अपना घर चले आते हैं। रुकू के रूठकर मायके जाने के बाद श्याम उसे वापस लाने अपना ससुराल आता है। यहाँ रुकू की सौतेली माँ रेनू और उसके मामा संपत उसे बहुत भला बुरा कहता है, लेकिन श्याम सिर्फ एक ही बात कहता है कि रुकू उसकी पत्नी और वह उसे मना कर ले जाने के लिए यहाँ आया है। तब तक रुकू के पिता राय बहादुर प्राणनाथ भी वहाँ आ जाते हैं और श्याम की तरफदारी करते हुए रुकू को उसके साथ जाने की बात करते हैं। इस पर रुकू की सौतेली माँ रेनू रुकू को भड़काने के लिए श्याम को आवारा कहते हुए उसके साथ अपनी बेटी को नहीं जाने देने की बात करती है। अपनी पत्नी के इस बात से रुकू के पिता राय बहादुर प्राणनाथ सदमे में चले जाते हैं और हृदयाघात होने से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद रुकू, उसकी सौतेली माँ और उसका मामा संपत श्याम को भारी बेइज्जती कर वहाँ से भगा देता है और रेनू से उसके पिता की मौत के लिए श्याम के ही जिम्मेदार होने की बात कहकर उसके मन में श्याम के प्रति बहुत अधिक दुर्भावना भर देता है। श्याम के घर में रुकू के द्वारा इस प्रकार से राधा और उसके पिता की बेइज्जती की गई थी, उसे देखते हुए राधा के पिता राधा को लेकर यहाँ से किसी गुमनाम जगह में जाने की बात करता है। हालांकि राधा इस बदनामी की चिंता नहीं करते हुए कहती है कि लोगों के कहने से क्या होगा, हम यहीं रहेंगे। लेकिन उसके पिता गोपाल उसे जबरन यहाँ से जाने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से निकल पाते, ससुराल में मिली बेइज्जती से पूरी तरह टूट चुका श्याम राधा से मिलकर अपने मन का बोझ हल्का करने इसके घर चला आता है। श्याम के आने की बात जानकर राधा का पिता गोपाल दरवाज़ा को बंद कर देता है और राधा से उसे मिलने नहीं देता है। तब श्याम बाहर से एक दर्द भरा गीत गाता है, जिसे सुनकर राधा घर के अंदर में ही तड़पती रहती है, क्योंकि उसका पिता दरवाजे को बंद कर वहीं खड़ा रहता है। श्याम के वहाँ से जाने के बाद राधा का पिता गोपाल उसे लेकर एक गुमनाम जगह में रहने चला जाता है। एक दिन रुकू का मामा संपत राधा के पिता गोपाल को एक घर में प्रवेश करते हुए देख लेता है। तब वह उसे मिलने वहाँ चला आता है। राधा का पिता गोपाल उससे बात करना नहीं चाहता है, लेकिन राधा उसे देखकर उससे श्याम और रुक्मिणी यानी रुकू का हाल चाल जानना चाहती है। इस पर वह यह बताता है कि रुक्मिणी का श्याम के प्रति अभी भी इसी तरह का वहम बना हुआ है, क्योंकि वह अभी भी श्याम और राधा के प्यार को लेकर दुखी है। तब वह यह भी बताता है कि अगर राधा शादी कर लेती है तो उसका यह वहम ख़त्म हो जाएगा, और इसके लिए वह एक लड़का भी बताता है। हालांकि गोपाल उस लड़के के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कुछ कहने की बात कहता है, लेकिन तब तक राधा आगे बढ़कर संपत को कहती है कि आप शादी की तैयारी कीजिए, मैं श्याम बाबू और रुक्मिणी जी के प्यार की खातिर किसी के साथ भी शादी कर लूँगी। अपनी स्थिति के खस्ताहाल हो जाने के बाद श्याम एक सीप में मजदूरी कर अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है। तभी एक दिन वह एक ट्रॉली से कहीं जब जा रहा था तो उसे दूसरी ट्रॉली में आ रही राधा नजर आती है। वह वहीं रुककर राधा के आने का इंतजार करता है। राधा के आने पर जब श्याम उसे एक विधवा के रूप में देखता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है। वह उसके इस हाल में होने को लेकर सवाल करता है। तब राधा बताती है कि यहाँ से चले जाने के बाद एक दिन रुक्मिणी जी का मामा संपत उसके घर आया था और यह बताया था अगर मैं शादी कर लेती हूँ तो मेरे और आपके बीच गलत संबंध होने का वहम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और रुक्मिणी जी के साथ आपका घर एक बार फिर से बस जाएगा। इसके बाद मैंने आप दोनों का घर बसाने के लिए उसके कहे अनुसार जिस व्यक्ति से शादी की, वह एक तो पहले ही से शादीशुदा अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, ऊपर से वह बड़ा शराबी भी था। शराब के पैसे के लिए वह अक्सर घर में मारपीट करता रहता था। मैं अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को तो सह लेती थी, लेकिन बाद में वह मेरे पिता के साथ भी अत्याचार करने लगा। जब एक दिन मेरे पिता को उसके पहले ही से शादीशुदा होने की जानकारी मिली और उन्होंने इसका खुलासा किया, तब वह मेरे पिता का भी जानी दुश्मन बन गया और एक दिन मेरे पिता की हत्या कर वहाँ से कहीं चला गया।
यह सुनाते राधा को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो जाती है। श्याम उसे लेकर एक अस्पताल में जाता है जहां वह एक लड़की को जन्म देती है। एक दिन रुकू का मामा संपत श्याम को राधा के संग रहते और उसकी बेटी के साथ खेलते हुए देख लेता है। यह बात वह रुकू को बताकर उसे श्याम को तलाक देने के लिए कहता है ताकि इसके बाद वह रुकू को अपने कब्जे में लेकर उसकी सारी संपत्ति को हड़प सके। इस पर रुकू कहती है कि वह श्याम से तलाक लेकर उसे हमेशा हमेशा के लिए राधा का होने नहीं देगी। फिर वह राधा के घर पर श्याम से मिलने चली आती है। यहाँ आने पर रुकू की मुलाकात सबसे पहले राधा से ही होती है। राधा उसे देखकर खूब प्रसन्न होती है और श्याम से उसे मिला देने की बात करती है। इस पर रुकू उसे टका सा जवाब देती है कि वह श्याम और मुझे मिलाने की बात इसलिए कर रही है ताकि श्याम और मैं पति पत्नी के रूप में सिर्फ दिखाई दूं और इसकी संपत्ति को लेकर यह श्याम के साथ गुलछर्रे उड़ाए। लेकिन यह उसे ऐसा हरगिज करने नहीं देगी। तब तक श्याम राधा की बेटी को गोद में लिए वहाँ आ जाता है। राधा श्याम से अपनी बेटी को लेकर अंदर चली जाती है। यहाँ रुकू श्याम से कहती है कि वह उसे लेने आई है। वह श्याम से कहती है कि राधा का साथ छोड़कर वह इसके साथ रहने चले। इस पर श्याम कहता है कब तो उसकी यह मनोकामना भी पूरी हो गई कि मैं फिर से गरीब बन जाऊँ। फिर वह राधा को नहीं छोड़ने की बात करता है। इस पर रुकू भड़क जाती है और उसे गैर औरत से संबंध बनाने के जुर्म में जेल भेजने की धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। रुकू की सौतेली माँ रेनू और मामा संपत को जब रुकू राधा के घर में घटी इस घटना का जिक्र करती है तब वे दोनों मौका का फ़ायदा उठाने के लिए जल्दी से अदालत में एक मुकदमा दर्ज करवा देता है। अदालत में श्याम अपने आप को निर्दोष बताता है, लेकिन अभियोजन पक्ष का वकील राधा और श्याम के विवाह वाली एक तस्वीर दिखाकर उसका जुर्म साबित कर देता है। जज उस दिन की कार्यवाही को अगले दिन के लिए यह कहकर टाल देता है कि अगले दिन अगर श्याम अपने आप को निर्दोष साबित करने का कोई पक्का सबूत नहीं दे पाएगा तो उसे जेल की सजा मुकर्रर कर दी जाएगी। अदालत से वापस राधा के पास आकर श्याम राधा से कहता है कि जब रुकू, उसकी सौतेली माँ रेनू और मामा संपत उसे जलील कर जेल में डालने पर उतारू ही हो गए हैं तो वह राधा के संग ब्याह कर इस बात को सच कर साबित कर देगा। फिर भले ही उसे जेल हो जाए लेकिन राधा की बच्ची को उसके पिता का नाम मिल जाएगा। राधा के लाख मना करने पर भी श्याम एक पुजारी को लाने जाने की बात कहकर घर से निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है जो उसे बताता है कि उसके और राधा की ब्याह वाली तस्वीर को उसने ही फर्जी तरीके से तैयार किया है। फिर वह श्याम को राधा और संपत की शादी वाली एक ऐसी ही तस्वीर दिखाता है। फिर वह श्याम के साथ मिलकर इस घटना को बेनकाब कर श्याम को निर्दोष साबित करने के अभियान में जुट जाता है। इसके बाद वह व्यक्ति रुकू की सौतेली माँ रेनू और उसके मामा संपत को अपने यहाँ बुलाता है और संपत राधा की शादी वाली तस्वीर दिखाकर अदालत तक इस तस्वीर को नहीं पहुँचने देने के बदले में पैसे देने के लिए कहता है। इस पर संपत रिवॉल्वर निकाल लेता है और उस व्यक्ति को धमकाते हुए कहता है कि दूसरी तस्वीर के सारे कॉपी और निगेटिव उसे दे दे। इस पर वह व्यक्ति संपत को यह कहता है कि वह रिवॉल्वर को समेट ले और इस फर्जी तस्वीर के बदले उसे कितनी रकम देगा यह बताए, क्योंकि इसने इसके निगेटिव को पहले ही अपने दोस्त के पास दे दिया है। ऐसे में अगर वह इसे गोली मार भी देगा तो इसका दोस्त उस निगेटिव को अस्पताल में अदालत में सौंप कर उसे फांसी पर चढ़वा देगा। इस पर संपत और उसकी बहन रेनू धीरे धीरे राशि को बढ़ाते हुए 5 लाख तक ले जाते हैं। तब वह व्यक्ति अपने दोस्त को वहां आकर निगेटिव देने के लिए कहता है। उसके दोस्त के रूप में श्याम को देखकर संपत और उसकी बहन रेनू अचंभित हो जाते हैं। श्याम उसे के इस बातचीत को एक टेप में रिकॉर्ड कर लेने की बात कहकर इसे अदालत में अपने पक्ष में सबूत के तौर पर पेश करने की बात बताता है। तब संपत उस टेप को लेने के लिए श्याम पर हमला कर देता है, लेकिन श्याम उसे पीट कर अधमरा कर वहाँ से चला जाता है। इधर राधा रुक्मिणी यानी रुकू के घर अपनी सफाई देने के लिए जाती है और उसे देखकर रुक्मिणी यानी रुकू अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। तब राधा बाहर में ही दर्द भरे गीत के सहारे उसे इस बात की तसल्ली देती है कि श्याम तुम्हारे थे और तुम्हारे ही रहेंगे, मैं तो सिर्फ उसकी पूजा करती हूँ। मैं तो तुम्हारी छोटी बहन हूँ और तुम मुझे नहा के अपना सौतन मान बैठी हो। आज मैं तुम्हारे पास अंतिम विदाई लेने के लिए आई हूँ ताकि तुम और श्याम खुशी खुशी साथ रह सको। इसके साथ ही वो अपने साथ लाए विष की बोतल से विष पान कर लेती है, जिससे उसका तबीयत तेजी से बिगड़ने लगता है। तब तक श्याम भी फर्जी तस्वीर बनाने वाले उस व्यक्ति के साथ वहां आ जाता है और राधा को अपनी बाहों में लेकर सांत्वना देने लगता है। तब राधा उसे यह कहते हुए अंतिम विदाई देने के लिए कहती है कि इसके बाद वह रुक्मिणी जी को अपना ले। इतना कहते कहते वह दम तोड़ देती है। रुक्मिणी भी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और दौड़कर वहाँ आ जाती है। इसके बाद सब मिलकर राधा को अंतिम विदाई देने लगते हैं। श्याम से राधा की बेटी को अपनी गोदी में लेकर रुक्मिणी राधा की शव यात्रा में अर्थी के आगे आगे चलती है। राधा के शव के साथ इस दृश्य के साथ ही फिल्म सौतन की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।